Good morning class, how are you? I hope you are well with your family members. Today I am going to teach you factors affecting the rate of adsorption. मतलब एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण की क्रिया के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अधिशोषण क्या है? किसी पदार्थ की संपर्क की सतह पर सांद्रता उसके बल की तुलना में अधिक हो तो इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अब अधिशोषण की क्रिया को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला फैक्टर लिखा हुआ है, अधिशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी जो एडजॉर्बेंट होता है, अधिशोषक बोलते हैं जिसे, वो अधिशोषक का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, अधिशोषक का नेचर कैसा है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है अधिशोषक की प्रकृति। तो चलिए हम एक यहां सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं। ये कोई सरफेस है जिस पर एडजॉर्प्शन की क्रिया होने जा रही है। ये कोई सरफेस है और ये सरफेस एडजॉर्बेंट है। ये सरफेस जो है एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और इसकी सतह पर कोई मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन के रेट को इफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर तो यही है। सबसे पहला फैक्टर यही है जो एडजॉर्प्शन के रेट को इफेक्ट करता है। कैसे? कि पहले हम लोग ये समझ लें एडजॉर्प्शन होता कैसे। जो एडजॉर्बेंट होते हैं उनकी सतह पर अनेक फ्री वैलेंसी होती हैं। ध्यान रखेंगे, फ्री वैलेंसी होती हैं। इन फ्री वैलेंसी के प्रभाव के कारण वीक वांडरवाल फोर्स जनरेट होता है। दूसरी बात याद रखेंगे, वीक वांडरवाल फोर्स। ये वीक वांडरवाल फोर्स जनरेट होता है। इस वीक वांडरवाल फोर्स के अट्रैक्शन में ये जो एडजॉर्बेट हैं, वो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स इस सतह पर जमा हो जाते हैं। तो बेटे सबसे बड़ा रोल होता है वीक वांडरवाल फोर्स का। वीक वांडरवाल फोर्स ही इन मॉलिक्यूल्स को आमंत्रित करता है कि आइए इस सतह पर जमा हो जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा यहां पर एडजॉर्बेंट की सतह पर जमने में। अब सोचिए अगर एक कोई एडजॉर्बेंट ऐसा है जहां पर ये वांडरवाल फोर्स कम क्रिएट हो रहा है, या यूं कहें कि जो फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी, जो फ्री वैलेंसीज हैं वो यदि कम है, यदि फ्री वैलेंसी कम है तो क्या होगा, इस सतह पर वैलेंसी कम होगी तो वांडरवाल फोर्स कम रहेगा। वांडरवाल फोर्स कम रहेगा तो जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल होंगे वो कम जमा हो पाएंगे। अब जरा हम दूसरी सकारात्मक बात सोचते हैं कि ये जो एडजॉर्बेंट है इसकी सतह पे बहुत सारी वैलेंसी है। तो वैलेंसी जब ज्यादा होगी तो वांडरवाल फोर्स ज्यादा एरिया में काम कर रहा होगा, ज्यादा मात्रा में काम कर रहा होगा, फिर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में इस सतह पर आ पाएंगे। तो एडजॉर्प्शन के रेट को इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर यही है जिसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट, या जिसे हम लोग कहते हैं अधिशोषक। अधिशोषक की प्रकृति कैसी है? आपने देखा होगा जितने भी एडजॉर्बेंट हैं बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं उसका कारण है, डी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छे अधिशोषक होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे अधिशोषक होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे अधिशोषक होते हैं। उसके जवाब में हम लोग लिखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए अच्छे अधिशोषक होते हैं, इनका डी ऑर्बिटल
रिक्त होता है, वैकेंट होता है, इनका डी ऑर्बिटल रिक्त होता है। और एक बात, इनका जो आवेश बटे त्रिज्या, जो आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात है वो उच्च होता है। दूसरी एक बात, सतह पर फ्री वैलेंसी अधिक होती है। सतह पर फ्री वैलेंसी अधिक मात्रा में होती है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्यों अच्छे अधिशोषक एडजॉर्बेंट माने जाते हैं। तो अधिशोषण की क्रिया कहां होने जा रही है? एडजॉर्बेंट की सतह पर। जिस सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है उसे एडजॉर्बेंट कहा जाता है। अगर एडजॉर्बेंट अच्छे नेचर का है तो एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो हाई रहेगा। यदि एडजॉर्बेंट सही उचित स्वभाव का नहीं है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कम रहेगा। हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे एडजॉर्बेंट का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात उच्च होता है, सतह पर फ्री वैलेंसी ज्यादा उत्पन्न होती है। फ्री वैलेंसी ज्यादा होती है तो ज्यादा मॉलिक्यूल आकर के एडजॉर्ब हो सकते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई, अधिशोषक की प्रकृति रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अधिशोषक की सतह पर जितनी अधिक मुक्त संयोजकताएं होंगी, अधिशोषण की दर उतनी अधिक होगी। डी ब्लॉक के तत्व तो अच्छे अधिशोषक होते हैं क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात उच्च होता है, जिसके कारण मुक्त संयोजकताएं अधिक उत्पन्न हो जाती हैं और मुक्त संयोजकताओं के प्रभाव से वीक वान डेर वाल फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है। तो चलिए, पहला फैक्टर हमने क्लियर कर दिया आपको, एडजॉर्बेंट का नेचर, अधिशोषक की प्रकृति क्या है। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जो दूसरा बिंदु है वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, मतलब अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, यह दूसरा फैक्टर है कि अधिशोष्य की प्रकृति कैसी है। अधिशोष्य क्या होता है? आप देख रहे हैं, जिस सतह पर अधिशोषण होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं। उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, हिंदी में उसको अधिशोष्य कहा जाता है। अधिशोष्य की प्रकृति भी एडजॉर्प्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। अगर हम गैसों को उदाहरण मान करके चलें, ध्यान देना, गैसों का उदाहरण मान करके चलें, तो ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं वे आसानी से अधिशोषित भी हो जाती हैं। जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती हैं वे गैसें आसानी से अधिशोषित भी नहीं होती है। तो मतलब गैसों का द्रवित होना और गैसों का अधिशोषित होना दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। कहने का आशय ये कि यदि गैसें आसानी से द्रवित होने वाली हैं तो वो आसानी से और शीघ्रता से अधिशोषित भी हो जाती हैं, लेकिन यदि गैसें द्रवित नहीं होती हैं आसानी से तो उनका अधिशोषण भी आसानी से नहीं होता है। अब गैसों के द्रवण के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसे कहते हैं क्रांतिक ताप। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप क्या चीज होती है। अभी हम बात करते हैं ये क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने लिखा हुआ है ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। आप समझ लीजिए एक ऐसा ताप क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिससे ऊपर के ताप पर किसी गैस को द्रवित कर पाना दाब अप्लाई करके असंभव होता है, और उस टेम्परेचर से नीचे गैसों को दाब बढ़ा करके द्रवित कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर का पॉइंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर का पॉइंट। अगर गैसें इस टेम्परेचर के पॉइंट से नीचे रहेंगी
तो उनको प्रेशर के अप्लाई से उसको द्रवित कर सकते हैं। अगर कोई गैस अपने क्रांतिक ताप से नीचे के ताप पर है तो उसको दाब की सहायता से दाब बढ़ा करके गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। यदि वो गैस अपने क्रांतिक ताप से ऊपर निकल गई तो फिर उस गैस को दाब बढ़ा करके द्रवित कर पाना असंभव होता है। ठीक है, तो ऐसे ताप को हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप। जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं वे आसानी से द्रवित हो जाती हैं। जिन गैसों के क्रांतिक ताप निम्न होते हैं वो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि यदि क्रांतिक ताप उच्च है तो गैसें सामान्य ताप पर या क्रांतिक ताप से नीचे फ्री स्टाइल में रह सकती हैं और उनको दाब बढ़ा करके द्रवित कर सकते हैं। यदि क्रांतिक ताप नीचा है, क्रांतिक ताप कम है, तो सामान्य स्थिति में ही गैसें अपने क्रांतिक ताप से ऊपर हो जाती हैं और ऐसी परिस्थिति में यदि गैस क्रांतिक ताप से ऊपर निकल गई तो उसको प्रेशर की सहायता से, प्रेशर की हेल्प से उसको द्रवित कर पाना असंभव होता है। तो क्रांतिक ताप एक ऐसी टेम्परेचर की बाउंड्री है जिससे नीचे किसी गैस को दाब बढ़ा करके द्रवित कर सकते हैं, जिससे ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ा करके द्रवित कर पाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि किसी गणराज्य की सीमा में अगर कोई अपराधी है तो उसको पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके हम पकड़ सकते हैं, लेकिन यदि उस सीमा रेखा को पार करके निकल गया है, देश की परिसीमा से बाहर चला गया है माल्या की तरह, तो फिर उसको पकड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी करना पड़ता है। तो बेटे हम लोग समझ गए, तो ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं वे आसानी से अधिशोषित होती हैं। अब बात आती है कौन सी गैसें आसानी से द्रवित होंगी, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वे गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं जिनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं, वे गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं वे गैसें आसानी से अधिशोषित भी हो जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं पहले मैं इसको मिटा दूं, इसके बाद मैं इसको और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसको मिटा, चलिए देखते हैं कैसे गैसें द्रवित हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो वे गैसें जिनके क्रांतिक ताप, वे गैसें जिनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं वे आसानी से द्रवित हो जाती हैं तथा आसानी से अधिशोषित भी हो जाती है। आसानी से अधिशोषित भी हो जाती हैं, मतलब ऐसी गैसें जिनके क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर उच्च होते हैं वे आसानी से द्रवित हो जाती हैं। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाएंगी वे गैसें आसानी से अधिशोषित भी हो जाएंगी। अब हम कुछ गैसों को देखते हैं भाई, कुछ गैसों को देखते हैं। अब हम कुछ गैसों को देखते हैं, जैसे देखें SO2 है, NH3 है, Cl2 है। एक तो ग्रुप ये है गैसों का, एक और ग्रुप है जैसे H2 है, N2 है, O2 है। ये गैसों का दो ग्रुप है। ये जो गैसें हैं आसानी से द्रवित होती हैं, आसानी से द्रवित होती हैं।
अब ये आसानी से द्रवित होती हैं तो आसानी से अधिशोषित भी होती हैं। ये गैसें ना तो आसानी से द्रवित होती हैं और ना ही आसानी से अधिशोषित होती हैं। तो गैसों के द्रवित होने में और गैसों के अधिशोषित होने में सीधा संबंध निकल के आ गया। अगर गैसें द्रवित होती हैं तो अधिशोषित भी होती हैं और गैसें द्रवित नहीं होती तो अधिशोषित भी नहीं होती। ठीक है, तो गैसें कौन सी द्रवित होंगी ये बात मैं बता चुका हूं कि SO2 है, NH3 है, Cl2, ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं। अब बात आती है यही द्रवित क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, तो इनको दाब बढ़ा करके हम लोग द्रवित कर सकते हैं। इन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, इन गैसों को दाब बढ़ा करके द्रवित नहीं कर सकते, इसलिए इनका अधिशोषण कम होता है, इनका अधिशोषण अधिक होता है। बात क्लियर हो गई? ये हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट यानी अधिशोष्य की प्रकृति। तो ये गैसों के बारे में हो गया। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, आप कहने का आशा समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। इसका अर्थ यह है कि जो एडजॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया क्या है। अभी हमने एक डायग्राम पीछे बनाया था, अभी हम फिर देखते हैं कि ये कोई एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट, ये कोई एडजॉर्बेंट है और इसकी सतह पर एरिया कम है तो एडजॉर्प्शन का रेट भी कम रहेगा। इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब अधिशोषण की क्रिया, मान लीजिए इसको हम एडजॉर्बेंट को आधा कर दें तो अधिशोषण का जो क्रिया है या प्रोसेस है वो आधे एरिया में होगा। इसको हमने डबल कर दिया तो पूरे एरिया में होने लगा, इसको और डबल कर दें तो और एरिया में होने लगेगा। मतलब कहने का आशा है ये है कि एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना अधिक होता जाएगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना अधिक होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन कराना है एडजॉर्बेंट हमें उतना ज्यादा लेना पड़ेगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। चलिए अब इसके बाद चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब समझते ना आप, ताप। ठीक है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाला चौथा कारक है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को। और एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग समझ लें कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, शुरू में हमने एक वीडियो में क्लियर किया था आपको। एक एडजॉर्प्शन होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा एडजॉर्प्शन होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दो प्रकार के अधिशोषण होते हैं। टेम्परेचर दोनों प्रकार के अधिशोषण को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। अगर हम बात करेंगे भौतिक अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण की बात करेंगे तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की क्रिया घटती है। घटता है। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण इसको कीमो या केमिकल एडजॉर्प्शन कह सकते हैं या केमिसॉर्प्शन कह सकते हैं।
इसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं या फिर फिजिसॉर्प्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है, फिर घटता है। तो रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले तो बढ़ता है फिर घटता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए भाई, समझ लीजिए, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच मध्य में केवल वॉन्डरवाल अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो केमिकल और रासायनिक अधिशोषण की क्रिया होती है उसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मतलब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य बाकायदा रासायनिक बॉन्ड बनते हैं। वो रासायनिक बॉन्ड आयनिक भी हो सकते हैं या फिर कोवेलेंट नेचर के भी हो सकते हैं। उनके दोनों के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकृति का बंध बनाएंगे, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनता है, ये तय है। अगर हम फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन को यहां समझने का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं कि ये एड्जॉर्बेंट की सरफेस है और यहां ये जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इनके बीच में एक कमजोर वांडरवाल फोर्स काम करता है, एक कमजोर वांडरवाल फोर्स काम करता है। ये किस में हो रहा है? ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हो रहा है। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये घटना हो रही है, जबकि आप देखेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं वो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल सीधे बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? एड्जॉर्बेंट के साथ। ये बॉन्ड बन जाते हैं और ये जो अट्रैक्शन आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स के कारण है। और ये जो बॉन्ड है यहां क्या है? ये केमिकल बॉन्ड है। और ये केमिकल बॉन्ड कैसा हो सकता है? आयनिक नेचर का हो सकता है या फिर कोवैलेंट नेचर का हो सकता है, या फिर आयनिक नेचर का या फिर कोवैलेंट नेचर का ये हो सकता है। और ये घटना कहां होती है? केमिकल एड्जॉर्प्शन में होती है। ये काम केमिकल एड्जॉर्प्शन में होता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में बाकायदा बॉन्ड बनते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में केवल वांडरवाल फोर्स रहता है, कमजोर प्रकार का वांडरवाल फोर्स काम करता है। तो भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कमजोर प्रकार का बॉन्ड होता है, ये टूट जाता है, और टूट जाता है तो जो एड्जॉर्प्शन हुआ है वो भी वापस चला जाता है, डिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो टेम्परेचर यहां बढ़ाएंगे, टेम्परेचर, ये बॉन्ड कमजोर होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं और एड्जॉर्प्शन घटने लगता है। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? पहले क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रासायनिक अधिशोषण के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा चाहिए। तो जैसे ही रासायनिक अधिशोषण की क्रिया होती है, ताप बढ़ाते हो तो अणुओं को सक्रियण ऊर्जा मिलती है। वो सक्रियण ऊर्जा के मिलने से वो बाकायदा बंध बना लेते हैं। तो एक निश्चित लेवल तक जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन जैसे ही एक निश्चित लेवल के ऊपर पहुंचता है टेम्परेचर, फिर क्या होता है? यही जो बंध बन गए हैं वो फिर टूटने भी लगते हैं। टूटने लगते हैं तो फिर एड्जॉर्प्शन फिर घटने लगता है। तो भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर में इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन ताप बढ़ाने पर एक सीमा तक बढ़ता है, इसके बाद घटता है। चलिए इस चीज को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए हम एड्जॉर्प्शन के रेट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को इस ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एक मैं ग्राफ बता रहा हूं मैं यहां पर, ये जो इस तरफ मैं बताने जा रहा हूं ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ।
उसको प्रदर्शित करेगा, और इधर वाला ग्राफ इस बात को प्रदर्शित करेगा कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ। चलिए आइए ग्राफ को देखते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसा कि हमने कहा, ये जो ग्राफ है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है और ये टेम्परेचर इंक्रीज है। टेम्परेचर इंक्रीज, इधर टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान देंगे ये टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, और इधर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। ध्यान देंगे इधर जो आप देख रहे हैं ना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन अधिशोषण की दर बढ़ रही है, और इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इधर टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, इधर एडजॉर्प्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें भी यही है कि इधर एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है और इधर टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जिसे हम लोग फिजिसॉर्प्शन कहते हैं, उसमें क्या घटना होती है ये देखिए। जब टेम्परेचर कम है तब अधिशोषण अधिक होता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता चला जाता है। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ भौतिक अधिशोषण, ये कहां होता है भाई, भौतिक अधिशोषण, जैसे हम लोग कह सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में। ये ग्राफ जो है एडजॉर्प्शन आइसोबार है, मतलब दाब स्थिर है, और फिर ताप में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम है तो एडजॉर्प्शन का रेट हाई है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घट जाएगा, और बढ़ेगा और घट जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता चला जाएगा, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। केमिकल एडजॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जिसे केमिसॉर्प्शन कहते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है उसको देखें। तो इस अधिशोषण में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, ताप में वृद्धि के साथ साथ पहले रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है। ताप में वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि होने के साथ साथ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, एक निश्चित लिमिट के बाद पहुंच करके रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है, ये होता है। तो ये कब होता है, जब केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। रासायनिक अधिशोषण में ये घटना होती है, रासायनिक अधिशोषण। केमिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, तब धीरे धीरे करके टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, केमिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन एक निश्चित लिमिट तक बढ़ता है, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके बाद यहां तक पहुंचा, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तेजी से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ साथ। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, टेम्परेचर परिवर्तन के साथ साथ। ये x/m रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रदर्शित करता है, और ये टेम्परेचर, ये एडजॉर्प्शन के रेट और टेम्परेचर के मध्य में ग्राफ है। इसे हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोबार के नाम से जानते हैं। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में ये ग्राफ प्राप्त होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये बात अभी अंतर में भी आएगी, आप बताएंगे ताप का प्रभाव भौतिक अधिशोषण पर। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर एक सीमा तक बढ़ता है, इसके बाद घटता है। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन वाली बात हो गई। आप इनको नोट कर लें और अपनी नोटबुक में ठीक से लिख लें ग्राफ को और समझ लें। चलिए, तो चलिए ये टेम्परेचर का इफेक्ट हमने जान लिया। अभी हमने 4 बिंदुओं को क्लियर कर लिए थे, 4 बिंदु क्लियर कर लिए थे। एडजॉर्प्शन के रेट को प्रभावित करने वाला नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट को पढ़ा, दूसरा
नेचर ऑफ एडजॉर्बेट को पढ़ा। तीसरा, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट को जाना। चौथा, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या पड़ता है, ये सारी चीजों पे जाना। ठीक है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट इफेक्ट करता है, एडजॉर्बेट का नेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का क्या है ये बात इफेक्ट करती है, टेम्परेचर क्या है ये बात भी इफेक्ट करती है, और पांचवा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो है प्रेशर। अब चलिए प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक वैज्ञानिक है फ्रेंडलिच, उन्होंने एक एडजॉर्प्शन के रिलेशन में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप, उसके माध्यम से उन्होंने अधिशोषण पर ताप के अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया है प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए कि x अपॉन m यानी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n। ये एक इक्वेशन है। यहां x क्या है, x एडजॉर्बेट है, m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, और k एक कांस्टेंट है, p प्रेशर है, और n एक पूर्णांक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहां x बराबर क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट यानी अधिशोष्य, एक्स अधिशोष्य की मात्रा है, और m अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। अच्छा, k एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, और p प्रेशर है यानी दाब है, और n एक पूर्णांक है। ठीक है, ये बेटे यहां सारी चीजें क्लियर है। यहां बताया गया है कि दाब का अधिशोषण पे क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है एक निश्चित सीमा तक, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो दाब के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि यदि कम दाब है, कम दाब पर ये जो इक्वेशन है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बन जाती है। कम दाब पर x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब यदि दाब बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कम दाब पर प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभी इसी बात को हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मध्यम दाब पर अगर दाब मध्यम है तो x अपॉन m इज इक्वल टू के पी 1 अपॉन m। मध्यम दाब पर यह भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है। मध्यम दाब पर यह क्रिया भिन्नात्मक कोटि, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है मध्यम दाब पर। तीसरी बात, उच्च दाब पर x अपॉन m
बराबर के पी की पावर 0, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बेटे 3 शर्तें बता दी हमने। यदि दाब जो है कम है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अधिशोषण की घटना। दाब मीडियम है तो भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है, अधिशोषण की घटना। दाब उच्च है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी उच्च दाब का अधिशोषण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 0। अब ये जो बातें लिखी हुई हैं इनको हम लोग ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए ये बातें नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो कंसेप्ट है जो प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है उसे बोलते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इस बात को एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की क्रिया पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ाने का अधिशोषण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब कम है तब आप दाब बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण बढ़ेगा। दाब मीडियम पहुंच गया है तब आप दाब बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है। दाब उच्च हो गया फिर आप दाब बढ़ाएंगे तो दाब का अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जो है एडसॉर्प्शन जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेशर के बढ़ने का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जानते हैं ये x अपॉन m लिखा है। x का मतलब एडजॉर्बेट और m का मतलब एडजॉर्बेंट, और ये कोई नई चीज नहीं है, इसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं। x अपॉन m इज इक्वल टू k जो कि कांस्टेंट है, प्रेशर की पावर 1 अपॉन m। इसको हम लोग फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। फ्रेंडलिक, ध्यान देना, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो ये ग्राफ बन रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इस ग्राफ को कहते हैं। और ये ग्राफ एडजॉर्प्शन के रेट को, ये ग्राफ एडजॉर्प्शन के रेट को एक्सप्लेन करता है प्रेशर के सापेक्ष, दाब के संदर्भ में। तो आप देखेंगे ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है और इसमें वेयर इज माय मार्कर, चलिए तो ये मैंने जो बनाया हुआ है इस ग्राफ में आप देख रहे हो पहले डॉटेड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन इस बात को बताती है कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे x अपॉन m बढ़ता है। इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर x अपॉन m बढ़ रहा है। प्रेशर कम है तो x अपॉन वैल्यू यानी एडजॉर्प्शन का रेट भी कम है। प्रेशर बढ़ा, एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ा। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा, लेकिन एक निश्चित लेवल पे पहुंच करके यहां जाकर के ये कर्व्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हैं ये कम दाब पर, कहां पर है ये कम दाब पर, एट लो प्रेशर, कम दाब पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m के p की पावर 1। मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रेशर बढ़ेगा तो
रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा कम दाब पर। यहां तक तो ये जो मैं लाइन के खींच रहा हूं ये कम दाब पर स्थिति है। इसके बाद एक कंडीशन यहां आ गई, चलिए यहां क्या होता है, ये मध्यम दाब पर, मीडियम दाब है, तब क्या हो जाएगा x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एम। ये प्रथम कोटि है, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कम दाब पर। मध्यम दाब पर ये भिन्नात्मक कोटि, भिन्नात्मक कोटि को इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन भिन्नात्मक कोटि लिख चुकी है। ठीक है, भिन्नात्मक कोटि की विक्रिया है, यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये उच्च दाब पर, उच्च दाब पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन एम बराबर के पी की पावर 0। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यहां लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। यदि दाब कम है तो दोनों संग संग चलते हैं, प्रेशर बढ़ेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। कम दाब पर दोनों संग संग चलते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। कहां तक, यहां तक। इसके बाद ये जो ग्राफ है वो कर्व्ड हो रहा है। अब यहां ये भिन्नात्मक कोटि आ गई, भिन्नात्मक कोटि आ गई। इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑर्डर से कम किए हुए धीरे धीरे घट करके ये कांस्टेंट हो जाता है और ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये जो पॉइंट है ये प्रेशर के अकॉर्डिंगली प्रेशर सैचुरेटेड पॉइंट है। इस पॉइंट पर जाकर के एडजॉर्प्शन का रेट प्रेशर के मामले में सैचुरेटेड हो जाता है। मतलब फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लें, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में कोई इंक्रीज दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है और इसकी सहायता से प्रेशर का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बताया इफेक्ट 3 प्रकार का पड़ता है प्रेशर पर। अगर दाब कम है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, दाब बढ़ेगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। लेकिन मध्यम दाब है तो ये भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है, दाब बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। लेकिन उच्च दाब पर पहुंच जाएंगे, ये देखिए दाब यहां कम है, ये मध्यम दाब है और ये उच्च दाब है। प्रेशर लो, प्रेशर मीडियम, प्रेशर हाई, एडजॉर्प्शन लो, एडजॉर्प्शन मीडियम, एडजॉर्प्शन हाई। तो आप ये देखेंगे एक निश्चित लेवल पे जाकर के प्रेशर फिर कांस्टेंट हो गया। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऊपर जाएगा तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सीधा हो गया। इसका मतलब अब जो है प्रेशर का एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए लिखा गया x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 0। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा है 0 कब लगाते हैं, जब कोई अभिक्रिया या कोई प्रोसेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जो यहाँ n लिखा है ये एक पूर्णांक हो सकता है। चलिए, और ज़्यादा इससे संबंधित माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रश्न नहीं आते हैं, वो आगे बीएससी या अन्य कक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड से इतना सफिशिएंट है, इसको तैयार करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, वीडियो को आप एक बार फिर देखिए और आप नीचे जाकर के यूट्यूब पर जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए, अब हम इस वीडियो को से विदा लेते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।